हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफी सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए। और मुझे भी पता है कि कई दिनों से कोई डिफरेंट वीडियो नहीं आई, पर फिलहाल के लिए हमें AEW के अपडेट्स जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हाल फिलहाल में मैं AEW के अपडेट्स को थोड़ी फार प्रायोरिटी दे रहा हूँ। और आज भी इस वीडियो में हम AEW के काफी सारे अपडेट्स जानने वाले हैं, जैसे कि किस तरीके से जॉन मॉक्सली ने CM पंक के ऊपर शॉट्स ले लिए हैं। ये रिवील हो चुका है कि AEW अपने विमेंस टूर्नामेंट के मैचेस अपने डायनामाइट शो पर ना करवाकर ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर क्यों करवा रही है। WWE और AEW कंपनी के बीच के कपल ने अपना रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया है। फाइनली सैमी गवेरा और इम्पैक्ट रेसलिंग के कंट्रोवर्सी के ऊपर थोड़े फार और अपडेट्स आए हैं और हमें पता चल चुका है कि इम्पैक्ट रेसलिंग और सैमी गवेरा के बीच में किस क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर बहस हुई थी। जिसके साथ ही मेरे पास आपके लिए AEW की अपकमिंग डायनामाइट शो पर स्टिंग के थोड़े फार स्पॉयलर्स है। और अगर आप ये सारी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं उस टूर्नामेंट की जो कि AEW अपने विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए करवा रही है। और जानते हैं कि AEW इस टूर्नामेंट को अपने डायनामाइट शो के ऊपर करवाने के बजाय ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर क्यों कर रही है। तो गाइज अगर आपने हमारी लास्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि AEW ने कंफर्म कर दिया है कि AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए AEW जो टूर्नामेंट कंडक्ट कर रही है उस टूर्नामेंट के कुछ मैचेस हमें डायनामाइट शो पर नहीं बल्कि ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। पर हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बात करते हुए इस अपडेट के ऊपर डेव मैडजर ने कुछ और डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ पर डेव मैडजर ने बताया कि AEW अपने विमेंस टूर्नामेंट के कुछ मैचेस डायनामाइट शो पर करने के बजाय ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर क्यों कर रही है। और यहाँ पर डेव मैडजर ने कहा कि AEW का इस साल का रेवोल्यूशन पेपर-व्यू उनके हर एक पेपर-व्यू की तरह सैटरडे को नहीं बल्कि संडे को होने वाला है। पर काफी सारे फैंस को ये नहीं पता होगा कि AEW का इस साल का रेवोल्यूशन पेपर-व्यू सैटरडे को नहीं बल्कि संडे को होने वाला है। इसीलिए उन फैंस को रिमाइंड करने के लिए कि AEW का पेपर-व्यू संडे को है। AEW अपने विमेंस टूर्नामेंट के कुछ मैचेस संडे को ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर करने वाली है, जिससे कि फैंस को एक हफ्ते पहले ब्लीचर रिपोर्ट के ऊपर AEW के थोड़े फार टूर्नामेंट के मैचेस देखकर ये अंदाजा लग जाएगा कि AEW का इस साल का रेवोल्यूशन पेपर-व्यू सैटरडे को नहीं बल्कि संडे को है। और अगर रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के एक हफ्ते पहले सभी फैंस संडे को ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर AEW के विमेंस टूर्नामेंट का मैच देखते हैं तो फिर एक हफ्ते बाद वो ब्लीचर रिपोर्ट लाइव पर ही AEW का रेवोल्यूशन पेपर-व्यू एकदम याद से देखेंगे। क्योंकि गाइज AEW का अपकमिंग रेवोल्यूशन पेपर-व्यू मार्च 7 यानी के संडे को ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर ही आने वाला है। और अगर फैंस पहले से ही ब्लीचर रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो फिर आगे चलकर वो याद से रेवोल्यूशन पेपर-व्यू भी देख सकते हैं। और यही एक वजह है जिस वजह से कि AEW अपने विमेंस टूर्नामेंट के थोड़े फार मैचेस अपने डायनामाइट शो के ऊपर ना करवाकर ब्लीचर रिपोर्ट लाइव के ऊपर कर रही है। जिसके ऊपर आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि AEW की ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW और WWE कंपनी के बीच के कौन से कपल ने अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है। तो गाइज मैं ये अपडेट आपको बताने से पहले आपको हमारी ये वीडियो चेकआउट करने का सजेशन दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से कपल हैं जो कि करंटली AEW और WWE कंपनी के लिए अलग अलग से काम करते हैं। पर हाल ही में ऐसे ही एक कपल ने अपना रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया है। और गाइज ये कपल कोई और नहीं बल्कि WWE सुपरस्टार बेली और उनके बॉयफ्रेंड AEW सुपरस्टार एरन सोलो है। और हाल ही में एरन सोलो ने अपने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट कर बताया कि एरन सोलो ये अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते, पर फिर भी एरन सोलो को ये अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि फाइनली एरन सोलो और बेली ये दोनों ही अलग अलग होने वाले हैं। और यहाँ पर एरन सोलो ने बेली के साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेक करने का रीजन बताया कि बेली के साथ रहकर एरन सोलो को पता चल चुका है कि बेली और एरन सोलो का माइंडसेट टोटली डिफरेंट है और ये दोनों ही अपने फ्यूचर में अलग अलग चीजें करना चाहते हैं। इसीलिए फाइनली इस वीक एरन सोलो और बेली ने अपना रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया है, जो बात एरन सोलो ने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर की है। और हाल फिलहाल में तो बेली का इस ट्वीट के ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं आया, पर फाइनली एरन सोलो ने क्लियर कर दिया है कि एरन सोलो और बेली अपना रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं। जिस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी तो मैं इन दोनों ही सुपरस्टार्स को अपने फ्यूचर के लिए गुड लक विश करना चाहूंगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि सैमी गवेरा और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में सच में क्या हुआ था।
जिससे कि सैमी गवेरा ने इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर काम करने से मना कर दिया और सैमी गवेरा और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच के रिश्ते खराब हो गए। तो गाइज अगर आपने हमारी पास्ट की अपडेट्स की वीडियो फॉलो की है तो आपको पता होगा कि सैमी गवेरा के इनर सर्कल क्विट करने के बाद AEW चाहती थी कि सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जाकर इम्पैक्ट रेसलिंग को उनके रेटिंग्स में मदद करे। पर जब सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग पर गए तब सैमी गवेरा और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में उनके क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर थोड़ी फार बहस हो गई और इसी बहस के चलते सैमी गवेरा ने इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर काम करने से मना कर दिया, जिससे कि हाल फिलहाल में सैमी गवेरा और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच के रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है। पर हाल ही में सैमी गवेरा की स्टोरी के ऊपर थोड़े फार और डिटेल्स आए हैं और हमें फाइनली पता चल चुका है कि सैमी गवेरा और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में क्या हुआ था। और इन दोनों के बीच में हुआ कुछ यूँ था कि गाइज सैमी गवेरा चाहते थे कि सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर जाकर इम्पैक्ट रेसलिंग के एक्स डिवीजन चैंपियन बने और एक्स डिवीजन चैंपियन बनकर सैमी गवेरा एक्स डिवीजन चैंपियनशिप AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लेकर आए और कई दिनों तक सैमी गवेरा एक्स डिवीजन चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर ना जाए, जिससे कि अचानक एक दिन इम्पैक्ट रेसलिंग सैमी गवेरा के पास से अपनी एक्स डिवीजन चैंपियनशिप ले ले और इम्पैक्ट रेसलिंग सैमी गवेरा को अपने एक्स डिवीजन चैंपियनशिप से स्ट्रिप ऑफ कर ले, जिस क्रिएटिव डायरेक्शन में सैमी गवेरा जाना चाहते थे। और सैमी गवेरा के हिसाब से सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर लगातार एक के बाद एक तीनों ही टूर्नामेंट के मैचेस जीतकर इम्पैक्ट रेसलिंग के एक्स डिवीजन चैंपियन बनना चाहते थे। पर इम्पैक्ट रेसलिंग चाहती थी कि सैमी गवेरा एक टैग टीम मैच का हिस्सा बने, जो मैच एक 6 मैन टैग टीम मैच होगा और जो कोई टीम ये मैच जीतेगी उस टीम के तीनों ही मेंबर्स के बीच में आगे चलकर इम्पैक्ट रेसलिंग के एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच हो और जो कोई रेसलर ये मैच जीतेगा वो आगे चलकर इम्पैक्ट रेसलिंग के एक्स डिवीजन चैंपियन TJP को उनके चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा, जिस क्रिएटिव डायरेक्शन के साथ इम्पैक्ट रेसलिंग जाना चाहती थी। पर सैमी गवेरा का कहना था कि सैमी गवेरा एक काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं और अब सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर किसी मल्टीपर्सन टैग टीम मैच का हिस्सा नहीं बनने वाले और सैमी गवेरा चाहते थे कि सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर जाकर सिर्फ 1-on-1 मैचेस ही लड़े। पर इम्पैक्ट रेसलिंग सैमी गवेरा के लिए अपने प्लान्स में कोई चेंजेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इम्पैक्ट रेसलिंग ने सैमी गवेरा की शिकायत टोनी खान और क्रिस जेरिको से कर दी और इसी क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर नहीं गए, क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग चाहती थी कि सैमी गवेरा मल्टीपर्सन मैचेस का पार्ट बने। पर सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग से डिमांड कर रहे थे कि सैमी गवेरा को सिर्फ 1-on-1 मैचेस ही चाहिए, जिससे कि सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के सभी सुपरस्टार से अलग होकर अलग से शाइन कर सके, जिन टर्म्स के ऊपर इम्पैक्ट रेसलिंग और सैमी गवेरा एक साथ नहीं आ पाए और इसी के चलते सैमी गवेरा का इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाना कैंसिल हो गया, जो डिटेल्स हाल ही में सामने आए हैं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सैमी गवेरा को टैग टीम मैचेस का पार्ट बनना चाहिए था या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे लगता है कि सैमी गवेरा सही थे कि सैमी अब AEW के साथ रहकर एक काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, इसीलिए सैमी को सिंगल्स मैचेस में ही पुट करना एक काफी समझदारी की बात हो सकती थी। पर इम्पैक्ट रेसलिंग ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग की गलती है कि वो सैमी गवेरा जैसे काफी बड़े सुपरस्टार की वैल्यू नहीं समझ पाए और अब क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते अब भी सैमी गवेरा और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में थोड़ी फार हीट है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि अपकमिंग डायनामाइट शो पर स्टिंग को लेकर कौन कौन से स्पॉयलर्स बाहर आए हैं। तो गाइज सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइम फ्रेम नहीं दिया, पर मैं इस वीडियो में आपको डेफिनेटली टाइम फ्रेम देने वाला हूँ, जिससे कि अगर आपको ये स्पॉइलर नहीं जानना तो फिर आप हमारे अगले अपडेट के ऊपर जंप कर सकते हैं। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग के साथ क्या होने वाला है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का डायनामाइट शो एक पहले ही टेप किया गया डायनामाइट शो है, जिससे कि कल के डायनामाइट शो को लेकर काफी सारे स्पॉयलर्स बाहर आ सकते थे। और हाल ही में फिर एक बार AEW के सबसे बड़े दुश्मन रेडिट यूजर स्पेस फोर्स 1 ने अपकमिंग डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग के क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर एक चीज लीक की है और यहाँ पर स्पेस फोर्स 1 ने बताया कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर हमें स्टिंग AEW में काफी बढ़िया एंट्री करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर स्टिंग नॉर्मल रैंप के ऊपर से चलकर आने के बजाय उनके WCW दिनों की तरह रूफ टॉप से जिपलाइन के थ्रू आने वाले हैं। और अगर आपने WCW में स्टिंग को देखा है तो गाइज आपको पता होगा कि WCW में स्टिंग की एंट्रेंस काफी आइकॉनिक एंट्रेंस हुआ करती थी और वो रूफ टॉप से जिपलाइन के थ्रू रिंग के अंदर आया करते थे
और वैसा ही कुछ सेगमेंट हमें नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो स्पॉइलर स्पेस फोर्स 1 ने बताया है और पहले भी इसने बताए हुए सभी स्पॉइलर सही हुए हैं। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें स्टिंग का किस तरीके से एंट्रेंस देखने को मिलता है। पर अगर AEW स्टिंग का इस तरीके से एंट्रेंस करवाने वाली है तो गाइज सच में स्टिंग का एंट्रेंस एक देखने लायक एंट्रेंस होने वाला है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली ने किस तरीके से CM पंक के ऊपर एक शॉट ले लिया है। तो गाइज आपको पता होगा कि जॉन मॉक्सली करंटली IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है और हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली की न्यू जापान प्रो रेसलिंग में राइवलरी केंटा के साथ चल रही है और इसी राइवलरी के चलते जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के स्ट्रॉन्ग शो पर कई बार अपीयर हो रहे हैं और लास्ट वीक के न्यू जापान प्रो रेसलिंग के स्ट्रॉन्ग शो पर जॉन मॉक्सली एक प्रोमो पैकेज वीडियो के थ्रू आए थे और यहाँ पर जॉन मॉक्सली अपने अपोनेंट केंटा के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर केंटा की थोड़ी फार तारीफ करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि केंटा एक काफी बढ़िया सुपरस्टार है और सभी को एडमिट करना चाहिए कि सभी ने केंटा की तरफ से कुछ न कुछ चुराया है। The Kenta that inspired a generation. If you're around my age, Kenta, let's face it, everybody stole their shit from Kenta. जो देखा जाए तो जॉन मॉक्सली ने कही हुई एक नॉर्मल लाइन थी, पर इस लाइन के थ्रू जॉन मॉक्सली ने WWE सुपरस्टार डेनियल ब्रायन और फॉर्मर WWE सुपरस्टार CM पंक के ऊपर एक काफी तगड़ा शॉट ले लिया है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि WWE में CM पंक जो फिनिशर इस्तेमाल करते थे जो कि था गो टू स्लीप, वो फिनिशर किसी और ने नहीं बल्कि केंटा ने ही इन्वेंट किया था और CM पंक ने केंटा से बिना परमिशन लिए हुए केंटा का फिनिशर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे केंटा तो बहुत ज्यादा नाराज थे। पर CM पंक ने यह मूव बिना केंटा को पूछे हुए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, जिसका मतलब तो यही होता है कि CM पंक ने यह मूव केंटा से चुराई है। पर अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि WWE सुपरस्टार डेनियल ब्रायन ने भी केंटा से एक मुंह चुराई है और डेनियल ब्रायन ने भी केंटा से बिना परमिशन मांगे हुए ये मुंह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और ये कोई और मुंह नहीं बल्कि डेनियल ब्रायन का फिनिशर रनिंग नी है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि ये मुंह भी केंटा ने ही इन्वेंट किया था, पर तब केंटा इस मुंह को जापान में इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए CM पंक और डेनियल ब्रायन ने केंटा की इन मूव्स को यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इन दोनों ने ही केंटा से कोई परमिशन नहीं मांगी, जिससे केंटा इन दोनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे। पर यह बात भी सच है कि मॉडर्न एज में क्रिएटिव फिनिशर के साथ आना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेसलर्स नए नए मूव्स इन्वेंट कर कितने मूव्स इन्वेंट करेंगे। पर वैसे देखा जाए तो जॉन मॉक्सली का फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट मिक फोली से लिया गया डबल अंडरहुक DDT है, पर इसमें थोड़ा फर्क है कि जॉन मॉक्सली ने मिक फोली से मुंह इस्तेमाल करने से पहले परमिशन मांगी थी, पर CM पंक और डेनियल ब्रायन ने केंटा से परमिशन नहीं मांगी, जिसके चलते हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली ने CM पंक और डेनियल ब्रायन के ऊपर एक काफी तगड़ा शॉट ले लिया है और अब देखना पड़ेगा कि CM पंक जॉन मॉक्सली को किस तरीके से रिप्लाई करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो डेनियल ब्रायन तो जॉन मॉक्सली को कोई रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रायन करंटली WWE कंपनी के लिए काम करते हैं और WWE नहीं चाहेगी कि उनका कोई भी सुपरस्टार AEW सुपरस्टार के साथ कोई भी बहस करे। इसीलिए यहाँ पर देखने लायक बात यह होगी कि CM पंक जॉन मॉक्सली को किस तरीके से रिप्लाई देते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जॉन मॉक्सली की इन कमेंट्स के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?